Hello and welcome back everyone. Last time I discussed about the simplex method example for maximization problem, and for minimization problem I will take one bgam method example. Now the bgam method is used when the constraints are of greater than or equal to type. In earlier example I discussed there were the constraint was of less than or equal to types, but here what happens if the constraint is of greater than or equal to type? Then we will have to take the bgam method or penalty method. So let us start. In last section the constraints were of less than or equal to type, so it was easy to get solution by adding slack variables in the LPP, and greater than or equal to type we cannot introduce slack variable. अगर greater than or equal to type है तो उसमें हम slack variable introduce नहीं कर सकते. In such cases we introduce another type of variable that is called as artificial variable. अभी उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा. आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल दिस वेरिएबल आर फिक्शियस एंड हैव नो फिजिकल मीनिंग. मतलब ये इमेजनरी है और उनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. ठीक है. दे अज्यूम द रोल ऑफ स्लैक वेरिएबल इन द फर्स्ट इटरेशन, यानी कि ये जो है वो स्लैक वेरिएबल का रोल अज्यूम करेंगे. सबसे पहला इटरेशन जो हमारा सबसे पहला टेबल होगा उसके अंदर फर्स्ट टेबल में जो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल लिखते थे x1 x2, उसके बाद स्लैक वेरिएबल s1 s2. तो सेम वे यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा. ठीक है, सपोज a1, तो वो स्लैक वेरिएबल की तरह काम करेगा, ना कि वो फिजिकल अनदर वेरिएबल. ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो सिर्फ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल का काम करेगा. They are only a device to get starting basic feasible solution, so that simplex method can be applied to get ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे ये जो है ये स्टार्टिंग में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ होंगे, सो दैट वी कैन गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन सिंप्लेक्स मेथड. इन लेटर इटरेशन दे आर रिमूव्ड, बाद में हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. और उसके बाद आगे उसके स्टेप्स क्या है बीगेम मेथड के वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला स्टेप जो है वो हमको जो भी एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. मतलब लेस देन और इक्वल टू टाइप है, लेस देन और इक्वल टू टाइप है तो उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल s1 या s2, और वी कैन ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल इफ द कंस्ट्रेंट इज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप. ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा. इन केस ऑफ कंस्ट्रेंट विच आर ऑफ which have greater than or equal to type, the right hand side is less than left hand side. अभी ग्रेटर देन में क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. तो यहाँ पे क्या है कि ये वाली साइड है LHS इज राइट हैंड साइड इज, यहाँ पे ये ज़्यादा है LHS और ये वाली राइट हैंड साइड कम है. मतलब राइट हैंड साइड इज लेस देन द लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे क्या होगा, टू मेक इक्वालिटी वी एड slack variable on right hand side of the constraint. So in order to keep the only numerical value on right hand side, slack variable is deducted from the left hand side constraint. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, now if the constraints are placed in table there will be not any unit matrix. Hence to apply simplex method we must have unit matrix in initial table. We introduce artificial variable विथ यूनिट कोफिशिएंट इन द कंस्ट्रेंट. यानी कि ये ऐड करने के बाद क्या होगा,
सपोज यहाँ पे जो हमने जो प्रॉब्लम लिया था 2x1 प्लस 3x2, अभी यहाँ पे इक्वल टू करके हमने क्या किया था 5 प्लस S1, अभी यहाँ पे ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा इस साइड पे, तो इस साइड पे आएगा तो क्या होगा 2x1 प्लस 3x2 माइनस S1 इक्वल टू 5। ये तो यहाँ पे लिख दिया, पर यहाँ पे इसको हम टेबल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एज अ IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के तौर पे हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि S1 और उसके कोफिशिएंट जो 0 लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा प्लस A1, दैट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल जो स्लैक वेरिएबल के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इफ द कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ इक्वल टू टाइप देन ओनली वन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज एडेड। अगर इक्वल टू टाइप की कंस्ट्रेंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें ऐड किया जाएगा, उसमें स्लैक वेरिएबल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू है इसलिए। दूसरा क्या होगा स्टेप, अप्लाइंग इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इफेक्ट है उसमें वो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड करेंगे तो उसकी वजह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जेड के अंदर, तो वो अप्लाई करेंगे। सिंस द आर्टिफिशियल वेरिएबल आर इमेजिनरी इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव देम फ्रॉम द बेसिक वेरिएबल। ये अभी इमेजिनरी है पर इनको हमको बेसिक वेरिएबल में से रिमूव करना पड़ेगा। हेंस वी अप्लाई लार्ज पेनल्टी -m फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड +m फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर m इज़ वेरी लार्ज ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 0। मतलब हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में -m पेनल्टी लगाएंगे और जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें +m लगाएंगे एज अ लार्ज पेनल्टी, इसीलिए उसको पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है सॉल्व द मॉडिफाइड LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। फिर इसको हमको क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोनों मेथड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड भी यूज़ होगी और यहाँ पे ये BGAM मेथड का एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सॉल्व द LPP by BGAM method where here it is minimize z is equal to 3x1 plus 8x2 subject to x1 plus x2 is equal to 200, x1 is less than 80 and x2 is greater than or greater than 60। मतलब यहाँ पे दो टाइप की कंस्ट्रेंट, एक इक्वल टू है और एक यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, यहाँ पे इस साइड पे स्लैक वेरिएबल ऐड होगा S3 और यहाँ पे तो कोई स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्लैक वेरिएबल की तरह आर्टिफिशियल वेरिएबल स्लैक वेरिएबल की जगह पे क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा और यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा A3, ठीक है। तो वो हम ऐड करेंगे। द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू टाइप, देंस वी ओनली ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड किया। उसके बाद जो भी दूसरी थर्ड कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड किया और ये स्लैक वेरिएबल यहाँ पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये x2 माइनस S3 प्लस A3 मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मॉडिफाइड LPP है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले Z में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बिग पेनल्टी लगेगी। अभी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो जो पेनल्टी लगेगी वो क्या होगी, उसके अंदर ऐड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है +m A1, जो लार्ज पेनल्टी है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ऐड की हुई है और बाकी का जो है उसका कंट्रीब्यूशन तो क्या होगा, स्लैक वेरिएबल 0। सेम वे A3 के लिए भी ऐड किया है, मतलब A3 भी ऐड किया है, ठीक है। तो वो उसमें लार्ज पेनल्टी यहाँ पे लगेगी, जहाँ पे m है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, वेरी ग्रेटर देन 0। आगे कंस्ट्रेंट है तो वो तो हम सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद दूसरी कंस्ट्रेंट भी लिख देंगे और तीसरी कंस्ट्रेंट भी लिख देंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दूसरे वेरिएबल्स है उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, सिर्फ यहाँ पे A1 आएगा, यहाँ पे S2 आएगा और S2 के साथ यहाँ पे आएगा A3 और S3, और यहाँ पर भी ये जो है पहले में A2 के साथ इक्वल टू S1, और S1 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला ही है पहले से ही, ठीक है। अभी इसको हम LPP के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टेबल में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला टेबल 1 है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे CJ, यहाँ पे लिखेंगे CJ की वैल्यू यहाँ पे सारी आएगी, ठीक है। सो जो भी Z है उसके सारे कोफिशेंट्स यहाँ पे आएंगे। Z की जो वैल्यूज है 3, 8, यहाँ पे M, पहले स्लैक वेरिएबल वाले लिखेंगे तो 0, 0 स्लैक वेरिएबल वाले ये, उसके बाद M फॉर A1 एंड M फॉर A3, ऐसे CJ लिखेंगे। और यहाँ पे आएगा बेसिक, यहाँ पे बेसिक CB X1, X2, S1, S2 और S3, देन A1, A3 एंड BI मतलब राइट हैंड साइड, जो भी राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो CJ है वो लिख देंगे 3800, यहाँ पे A1 के कोफिशिएंट, A3 का कोफिशिएंट M, ठीक है। उसके बाद इनिशियल यहाँ पे देखो आप बेसिक के तौर पे यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो भी स्लैक वेरिएबल है उसकी जगह पे क्या लेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो कोई है नहीं, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए क्या होगा, आर्टिफिशियल A1, फिर दूसरे के लिए तो स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो हम स्लैक वेरिएबल S2 लेंगे, सेकंड नंबर के लिए यहाँ S2 प्रेजेंट है इसलिए। फिर उसके बाद थर्ड के लिए यहाँ पे स्लैक वेरिएबल माइनस है, नेगेटिव है, तो वो हम नहीं ले सकते, उसकी जगह पे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है तो A3 लेंगे। और यहाँ पे जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है वो सारे यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे ये आ गए। उसके बाद जो कंस्टेंट्स के अंदर x1 का कोफिशिएंट है, सबसे पहले कंस्टेंट यहाँ पे लेंगे, तो जो भी x1 का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो वो यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे वो आएगा। फिर A1 का कोफिशिएंट क्या है, A1 S2 का कोफिशिएंट 0 है, S3 का 0, A1 का 1, A3 का 0, और जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे कितनी है, 200 है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 200। उसके बाद S2 सेकंड के लिए जो भी 1, फिर x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा, फिर S2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, S3 का कोफिशिएंट 0 है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद A1 का कोफिशिएंट 0 और A3 का कोफिशिएंट 0, तो वो 0, 0 आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड यहाँ पे 80 है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। सेम विथ थर्ड के लिए भी लिख देंगे सारी की सारी वैल्यू जो भी कोफिशिएंट है और राइट हैंड साइड लिख देंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे जेड जे यानी कि सबसे पहले कॉलम के लिए हम जेड जे फाइंड करेंगे, तो m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, प्लस m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे m क्रॉस m मतलब सबसे पहले के लिए यहाँ पे m आएगा, तो यहाँ पे m आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए हमको फाइंड करना है, सेकंड कॉलम के लिए, तो m क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 0 प्लस m क्रॉस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, m क्रॉस m प्लस m क्रॉस m मतलब 2m आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2m। सेम वे सिमिलरली हम सबके लिए फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे हम जेड जे फाइंड कर देंगे। जेड जे फाइंड करने के बाद हम सी जे माइनस जेड जे फाइंड करेंगे। सी जे माइनस जेड जे यानी कि ये सी जे में से हमको जेड जे माइनस करना है, ठीक है। तो 3 माइनस एम मतलब यहाँ पे 3 माइनस एम आएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस एम आ गया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे के लिए 8 माइनस 2m, तो यहाँ पे 8 माइनस 2m आ गया। उसके बाद 0 माइनस 0, तो मतलब यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस m मतलब m आएगा। फिर m
माइनस एम मतलब 0, फिर m माइनस एम, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सी जे माइनस जेड जे मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको, और यहाँ पे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हमको कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, एज अ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस 2m हमको मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, की कॉलम, सॉरी यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू लेनी है, जो भी मिनिमम नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है वो लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 माइनस 2m है, वो नेगेटिव वैल्यू हमको मिलेगी। सपोज हम m इज इक्वल टू 4 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 माइनस मतलब यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। और आगे अगर लेंगे 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे -2 आएगी और यहाँ पे भी -1 आएगी, -2 आएगी। तो अगर 6 लेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे -3 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा -4। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव मिलेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव ये वाली वैल्यू हो सकती है 8 माइनस 2m। तो इसको क्या करेंगे, हम की कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी की कॉलम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी की कॉलम मिलेगी। उसके बाद हमको थीटा फाइंड करना है, मतलब जो ये हमको की कॉलम यहाँ पे मिली, तो की कॉलम के एलिमेंट को हम यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 1, 80 डिवाइडेड बाय 0 और 60 डिवाइडेड बाय 1। तो ऐसे हमको थीटा मिल जाएगा। थीटा सबसे पहले के लिए 200, फिर 80 डिवाइडेड बाय 0 है तो उसके लिए क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 0 के लिए यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 1 है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहला टेबल हमको मिल गया, तो उसके लिए जो जेड होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो सबसे पहले हमको की रो फाइंड करनी होगी, तो की रो कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है 60, तो ये हमारी क्या होगी, की रो। और जो की कॉलम और की रो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो ये हमारा हो गया की नंबर, ठीक है। और ये की नंबर से हम नया टेबल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेड भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो की कॉलम और की नंबर इंटरसेक्ट होंगे तो की नंबर हमको मिल गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो टेबल है यहाँ पे ये होगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल, x2 विल बी एंटरिंग वेरिएबल और a3 विल बी लीविंग वेरिएबल, मतलब यहाँ पे a3 निकल जाएगा और m निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a3 निकल जाएगा और m निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, x2 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे x2 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। सबसे पहले यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे और सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। सी की वैल्यू भी सेम टू सेम ही रहेगी। यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा ये वाले पोर्शन में, एंटरिंग वेरिएबल के तौर पे x2 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। फिर जो हमको क्या करना है कि ये की नंबर से पूरी की पूरी की रो को, ये हमारी की रो है तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो पूरा का पूरा सेम रो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम रो हम लिख देंगे। उसके बाद जो नया नंबर है उसको हमको फाइंड करना है। तो नया नंबर फाइंड करने का इक्वेशन है, यहाँ पे ये नया नंबर फाइंड करना है तो इसके लिए इक्वेशन है, जो भी ओल्ड नंबर है दैट इज़ 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर, मतलब इसकी लाइन में, यहाँ पे इसकी लाइन में जो भी की रो में नंबर है वो क्या है, 0 इंटू फ्रैक्शन रेशियो। फ्रैक्शन रेशियो अभी इसके लिए फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन रेशियो विल बी FR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर, मतलब यहाँ पे की कॉलम है तो की कॉलम में नंबर कौन सा है, 1 डिवाइडेड बाय की नंबर मतलब 1। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1, यहाँ पे क्या होगा 0, 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो सबसे पहले आंसर के लिए यहाँ पे 1 आ गया। सेम वे हम सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे उसी इक्वेशन से। तो तब यहाँ पे BI तक हमको फाइंड करेंगे।
फिर सेकंड के लिए हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसके लिए हमको एफ आर फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ आर फाइंड करेंगे तो ये हमारी की कॉलम है, और ये इसके लिए हम फाइंड करेंगे एफ आर। तो यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग नंबर कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाय की नंबर यहाँ पे 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको एफ आर कितना मिला, 0 मिला। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ओल्ड नंबर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ओल्ड नंबर 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर। करस्पॉन्डिंग मतलब इसकी लाइन में जो की रो, मतलब की रो ये वाली है, तो इसकी लाइन में नंबर कितना है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू 0, तो मतलब यहाँ पे 1 आएगा। सेम वे 0 इंटू माइनस 1 इंटू 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, 0 इंटू 0, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो सेम पूरा का पूरा रिपीट होगा क्योंकि एफ आर 0 है, मतलब ये यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 और 80, ठीक है। सेम वे जेड जे फाइंड करेंगे, तो जेड जे मतलब m क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 1 प्लस 8 क्रॉस 0, मतलब यहाँ पे m आएगा आंसर, जेड जे एम। सिमिलरली हम सबके लिए फाइंड कर देंगे, जो भी यहाँ पे लास्ट के लिए भी देखोगे, जो m क्रॉस -1 प्लस 0 क्रॉस 0 प्लस 8 क्रॉस 1, मतलब -m प्लस 8, सो यहाँ पे मिल गया 8 माइनस m। उसके बाद हम सी जे माइनस जेड जे फाइंड करेंगे, मतलब 3 माइनस m, 8 माइनस 8, 0 माइनस 0, 0 माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे 8 माइनस m हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस m मतलब 0 आएगा। फिर यहाँ पे m माइनस 8m, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा, 2m माइनस 8, तो ये सब की सब वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मिल गया सी जे माइनस जेड जे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे की कॉलम फाइंड करेंगे, तो जो भी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, वो ये वाली हमको मिलेंगी 3 माइनस 2m, ठीक है। और ये जब वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो हमको कौन सी ध्यान में रखनी है कि हम जो वैल्यू सिलेक्ट करें वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन वेरिएबल्स में ही सिलेक्ट की गई हो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सिलेक्ट की गई, ठीक है, 8 माइनस 2m, पर यहाँ पे क्या है कि ये डिसीजन वेरिएबल्स में से है, x1 और x2। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, हम डिसीजन वेरिएबल्स को देंगे, ठीक है। जो भी डिसीजन वेरिएबल है उसको ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिसीजन वेरिएबल्स में से ही एक सिलेक्ट किया जाएगा, 0 तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये 3 माइनस 2m लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली होगी हमारी की कॉलम, ठीक है, ये की कॉलम। उसके बाद हमको की रो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है 140 डिवाइडेड बाय 1, 80 डिवाइडेड बाय 1 और 60 डिवाइडेड बाय 0, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 140 आंसर आएगा। तो यहाँ पे थीटा फाइंड कर देंगे, और यहाँ पे जो मिलेगी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 80, तो 80 वाली हमको क्या मिलेगी, की रो, ये हमको की रो मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे ये की कॉलम मिल गई, तो ये हमारा होगा की नंबर। सिमिलरली हम आगे के स्टेप में अभी टेबल 2 का यूज़ करके यहाँ पे ये हमारा की नंबर है, अभी नेक्स्ट टेबल फॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सारे के सारे कोफिशिएंट लिख देंगे। फिर से यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे ये की रो है, ये की कॉलम है, तो यहाँ पे जो x13 है वो एंटरिंग वेरिएबल होगा, और ये लाइन में S20 है वो लीविंग वेरिएबल होगा, ये एंटरिंग होगा और ये लीविंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे S20 चला जाएगा और उसकी जगह पे आएगा x13, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक में उतना चेंज आएगा, x13 यहाँ पे आया और यहाँ पे x28 तो सेम ही रहेगा।
उसके बाद जो की नंबर है उससे हम की रो को डिवाइड कर देंगे, सेम प्रोसीजर। फिर हम जो न्यू नंबर फाइंड करने का इक्वेशन है, न्यू नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे ओल्ड नंबर इज 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर कितना है, यहाँ पे की रो में नंबर 1 है, इंटू फ्रैक्शन रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर मतलब वो खुद होगा उसका 1 डिवाइडेड बाय की नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0 सबसे पहले के लिए। दूसरे के लिए फिर से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड नंबर कितना है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग की रो नंबर 0 और जो भी फ्रैक्शन रेशियो था वो कितना था 1, तो यहाँ पे मिलेगा 0। फिर से आगे फाइंड करेंगे, सिमिलरली हम सबके लिए फाइंड कर देंगे, ठीक है। एफ आर इसके लिए कितना है 1 है, तो सबके लिए फाइंड कर देंगे तो हमको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे थर्ड रो के लिए, तो थर्ड रो के लिए सबसे पहले एफ आर फाइंड करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर कितना है 0 और जो की नंबर कितना है 1, मतलब एफ आर कितना मिला, एफ आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओल्ड नंबर कितना है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो नंबर 1 इंटू एफ आर 0, मतलब यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। फिर से हम जो प्रोसीजर है वो रिपीट करेंगे, जेड जे फाइंड करेंगे। जेड जे में क्या करेंगे, ये एम का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, और ये पहली कॉलम के लिए हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो जेड जे मिल गया। सिमिलरली हम सब जेड जे फाइंड कर देंगे सभी कॉलम के लिए यहाँ तक। उसके बाद सी जे माइनस जेड जे फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 माइनस 3 मतलब यहाँ पे 0 होगा, 8 माइनस 8 0, 0 माइनस ये तो मतलब m माइनस 3, फिर 0 माइनस ये मतलब m माइनस होगा और यहाँ पे प्लस 8 होगा, फिर m माइनस m 0, m माइनस ये मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8 माइनस होगा और ये 2m होगा। तो ऐसे हम सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ अभी क्या हुआ 0 आ गई, ठीक है, टेबल 3 में। तो अभी जो सिलेक्ट करेंगे वो स्लैक वेरिएबल्स में से, अभी प्रायोरिटी किस में देंगे, स्लैक वेरिएबल में देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने डिसीजन वेरिएबल्स में से सिलेक्ट किया, अभी स्लैक वेरिएबल्स में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हम लेंगे मैक्सिमम मिनिमम, मतलब 8 माइनस m, तो उसको लेंगे एज अ की कॉलम और इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 1, मतलब यहाँ पे 60 आएगा थीटा फाइंड करने के लिए। यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 0 मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। फिर 60 डिवाइडेड बाय -1 मतलब -60, तो यहाँ पे हमको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से जो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है तो वो तो कैंसिल हो गई, इन्फिनिटी भी कैंसिल हो गई, तो जो हमारी की रो है वो ये मिलेगी। तो ये हमको मिल गई की रो, और यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन में मिला ये हमारा की नंबर। अगला जो हमारा लास्ट टेबल हमको फाइंड करना है, ये अभी हमारा लास्ट टेबल मिलेगा। हर एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता कि 4 टेबल तक इटरेशन होते हैं, कभी कभार 3 इटरेशन में भी ख़त्म हो जाता है, 2 में भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में अप टू 3 इटरेशन हो सकता है, और अगर लेंदी होगा, अगर 10 मार्क्स या 14 मार्क्स में होगा तो 4 इटरेशन तक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे, सी जे सेम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे चेंज होगा। एंटरिंग वेरिएबल क्या है S3, और जो लीविंग वेरिएबल है वो A1, और उसका कोफिशेंट भी चला जाएगा, और यहाँ पे S3 का कोफिशेंट आएगा, तो यहाँ पे 0, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। उसके बाद जो की नंबर है उससे हम पूरी की रो को डिवाइड कर देंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये सारी की पूरी रो यहाँ पे सेम आ जाएगी। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो यहाँ पे ओल्ड नंबर कितना है, ओल्ड नंबर है 1
माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 0, फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे तो फ्रैक्शन रेशियो इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम नंबर दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय की नंबर 1, मतलब यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। सिमिलरली सभी के लिए फाइंड कर देंगे। उसके बाद अगली रो के लिए एफ आर क्या है, एफ आर इज इक्वल टू थर्ड के लिए यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब -1 एफ आर मिला तो यहाँ पे ओल्ड नंबर कितना है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है यहाँ पे की रो में नंबर करस्पॉन्डिंग नंबर 0 इंटू -1, तो यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। सेकंड के लिए अभी चेक करेंगे तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 0, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो सिमिलरली सभी वैल्यूज़ हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे फाइंड करने के बाद अभी हम जेड जे फाइंड करेंगे। जेड जे सेम प्रोसीजर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, ठीक है। सिमिलरली सभी के लिए फाइंड करेंगे। लास्ट में यहाँ पे 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हुआ और 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, 3 का 0 8 का 0, ठीक है। उसके बाद सी जे माइनस जेड जे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो सी जे माइनस जेड जे है वो 3 - 3 0, 8 - 8 0, 0 -5 मतलब +5 मिला 0, m -8 यहाँ पे m -0। अभी यहाँ पे देखो कि आप स्लैक वेरिएबल और डिसीजन वेरिएबल में क्या आ गई, मैं पॉजिटिव वैल्यू आइदर 0 और पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे जो मिला x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, x1 इज इक्वल टू 80, x2 इज इक्वल टू 120, उसको हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 8x2 उसके अंदर पुट करेंगे तो x1 विल बी 80, x2 विल बी 120, तो z इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये लिख देते और z इज इक्वल टू 1200, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम पूरा आंसर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग बिग एम मेथड। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ होमवर्क के लिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दी हुई है, कंस्ट्रेंट दी हुई है 2x1 सॉरी प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 30। उसके बाद दूसरी कंस्ट्रेंट है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 24 और x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये आप एग्जाम्पल सॉल्व करना, ठीक है। अगले जो टॉपिक है उसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे एज अ स्पेशल केस ऑफ सॉल्यूशन। सो ये आप सॉल्व करना, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। और जो एग्जाम्पल दिए है वो आप सॉल्व करना, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.